तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास होता है, जिसमें आप लोगों को लगभग 800 भर्तियां कवर की गई हैं। 800 भर्तियों के 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। उसकी जो कीमत है वो केवल 527 रुपए कर दी गई है और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय तो 12% की छूट मिल जाएगी। और टेक्स्ट बुक भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है, तो आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इनका एक और ऑफर है जिसे आप देख सकते हैं, सिलेक्शन पाओ और फुल रिफंड ले जाओ। सिलेक्शन के बाद में ये पूरा रिफंड वापस करने के लिए भी कह रहे हैं। पहली सूचना है परीक्षाओं में होने वाले बदलाव को लेकर के। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे 4 अलग प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने के लिए इस पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। तो एक और मांग उस समय की गई थी कि ये जो प्रेस निजी प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं वहां पर न छपाया जाए, तो उसको लेकर के भी ये सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है कि जो राजकीय मुद्रणालय है, जो राजकीय प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर ध्यान दिया जाए, वहां से पेपर छपवाया जाए। नीचे लिखा है कि ज्यादा परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा बाकी, ये सब बातें तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और लिखा कि शासन के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से होने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए अब 4 अलग अलग प्रश्न पत्र छपवाने पर सहमति बन चुकी है। इसके पीछे मंशा यह है कि पारदर्शिता के तमाम प्रयासों के बावजूद अगर किसी जगह पेपर लीक होने जैसी कोई घटना होती है तो बाकी जगह के परीक्षार्थी उससे प्रभावित नहीं होंगे। और वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा कि उच्च स्तर पर मंथन से यह निष्कर्ष निकला है कि राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छपवाए जाए तो गड़बड़ियों की आशंका काफी कम हो जाएगी। शासन के सूत्रों का कहना है कि निजी एजेंसियों से पेपर छपवाने पर जितना खर्चा आता है उससे कम राशि में ही राजकीय प्रिंटिंग प्रेसों को इतना चिंता होती भर्ती बोर्डों को, आयोगों को, तो ये ऐसा ये लोग क्यों न करते। तो चाहते ही है कि खर्चा ज्यादा आए और उसमें ज्यादा कमीशन और ज्यादा चीजें हों, और मेन मामला तो यही है। खैर, यहाँ पर लिखा है कि उससे कम राशि में राजकीय प्रिंटिंग प्रेसों को मजबूत किया जा सकता है और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। शासन के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के मुताबिक इस बारे में शीघ्र ही आदेश जारी होगा। वहीं पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भी बगल में सूचना है जो पिछले महीने काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। जो देखा होगा आपने पीसीएस में, जो चेयरमैन ने अपने बेटे को, अपने भतीजी को, अपने बहू को, अपने बहन के लड़कों को, सारे लोगों को नौकरियां दे दी थी। और लिखा, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2022 में हुई लोक सेवा आयोग परीक्षा भाई भतीजावाद मामले में छत्तीसगढ़ के 15 स्थानों में छापा मारा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि रायपुर में 6 जगहों, दुर्ग में 3, महासमुंद धमतरी में 2, सरगुजा बिलासपुर में 1 परिसर में छापा मारा। अगली जो सूचना है वो टीजीटी, पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है और लिखा, पदों की संख्या नहीं बढ़ी तो कहां जाएंगे 14 लाख विद्यार्थी। तो विद्यार्थी इसके लिए लगातार दबाव बना रहे हैं कि भैया कम से कम इतना देरी किए हो। 2022 की वैकेंसी है, ना 23 में आई, ना 24 में आई, ना 24 में आने की संभावना है, तो कम से कम जो पद रिक्त हुए हैं इन पदों को जोड़ा जाए। लेकिन प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 14,33,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। ये 2 साल से भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो छात्र शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पर नीचे लिखा है कि सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14,28,000 अभ्यर्थी छटकर बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पिछले 2 साल में जो भी पद रिक्त हुए उन्हें पुरानी भर्ती में शामिल किया जाए। तो इसी तरीके की जो मांग है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी भी कर रहे हैं और यही मांग जो टीपीजीटी के विद्यार्थी हैं वो भी कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कि छात्रों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आती भी है तब भी अगले साल अगस्त तक चयन प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी भर्तियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी वगैरह की जिसमें इंटरव्यू भी लगा है। सही बात है, और अभी तो यही नहीं पता कि परीक्षा कब होगी। 3 साल का वक्त लग जाएगा। अगर दोनों भर्तियों में पदों की संख्या नहीं बढ़ती है तो पिछले 2 साल से भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे 14,28,000 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाए। वहीं पर युवा मंच की तरफ से 9 अगस्त को पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाएगा और उसके बारे में ये पुलिस आयुक्त को जानकारी दी गई है।
जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पत्र लिखा जाएगा उसमें कहा जाएगा कि सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगा करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गारंटी करने को लेकर के देशव्यापी रोजगार अधिकार अभियान के तहत अगस्त क्रांति 9 अगस्त को पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक प्रशासन को सौंपा जाएगा। अगली सूचना नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। आजकल जो मुख्य धारा की मीडिया है वो भी खूब इस मुद्दे को उठा रही है, सहयोग कर रही है। आप देख सकते हैं कल एबीपी न्यूज ने भी जो विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी न्यूज को कवर किया था। यहाँ पर लिखा यूपी में 6 साल से नहीं हुई है टीचर्स की भर्ती, नाराज अभ्यर्थियों ने दिया अल्टीमेटम। और शायद यही कारण है कि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने भी भर्ती करने को लेकर के एक सकारात्मक बयान दिया था और मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी जनता दरबार में आश्वासन दिया था। और बहुत सारी जो चीजें हैं, असलियत है, वो जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूर्ण रूप से गठन हो जाएगा तब निकल करके आएंगे। जब नए चेयरमैन आएंगे या नए परीक्षा नियंत्रक आएंगे, नए अधिकारी आएंगे तो वो बता पाएंगे कि हाँ भाई प्राप्त शिक्षक भर्ती के बारे में क्या चल रहा है। अगली जो सूचना है वो भी बेसिक की है। लिखा है स्कूलों में 6000 मानदेय पर रखे जाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक। विद्यालय न आने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए परिषदीय स्कूलों में 6000 रुपए मासिक मानदेय पर सेवानिवृत्त शिक्षक रखे जाएंगे। ये शिक्षक 9 महीने तक विशेष शिक्षा देकर इन बच्चों को दक्ष बनाएंगे और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के इन बच्चों को विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो शासन का जोर है कि किसी भी तरीके से जो बेसिक विद्यालय उनमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़े, इसको लेकर के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये उस तरीके के शिक्षक नहीं है जो विद्यालय में पढ़ाएंगे। तो कुछ लोग पोस्ट वायरल कर रहे थे, तो यहाँ पर वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि नहीं मानदेय पर नियुक्ति हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ये केवल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर के प्रयास है और इस तरीके के सरकार कई प्रयास कर रही है कि बेसिक में बच्चों की संख्या वो बढ़े। इसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की कम उपस्थिति पर 996 प्रधानाचार्यों को नोटिस। पहले कहते हैं भर्ती दो, भर्ती मिल जाती है तो कहते हैं छुट्टी दो। पढ़ाते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं उस तरीके से, कोशिश नहीं कर सकते हैं। और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति को लेकर के विभाग गंभीर है। जितने बच्चे पंजीकृत हैं उनकी उपस्थिति 100% होनी चाहिए। प्रतिदिन इसकी ऑनलाइन निगरानी होनी चाहिए। जितने बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं उनकी भी प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि जिले के 996 विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 65% से भी कम है। इसलिए इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों और हेडमास्टर की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करें। 2, 4, 10, 20 चल जाता है, लेकिन इतना नहीं चलता है कि लगभग आधे बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल। भाई ऐसा नहीं है, सरकार की तो खैर ठीक है, हर चीज को सरकार पे टालना कि सरकार की गलती है, कि सरकार ये नहीं की है, सरकार ये व्यवस्था नहीं करती, स्कूलों में ये चीजें काम वो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। भले ही आपकी जिम्मेदारी 20% हो शिक्षकों की, तो इसको लेकर के भी बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो आती रहती हैं। और ऐसे बहुत सारे भी शिक्षक भी हैं जो वायरल होते रहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके ट्रांसफर पर छात्र रोते हैं या बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उन विद्यालयों का। ऐसे भी नजीर बने हैं कुछ विद्यालय और कुछ शिक्षक, तो उनसे सीखा जाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो विद्यालयों की रिपोर्ट है, कहीं पर 44% विद्यार्थी ही आ रहे हैं, तो कहीं पर 48% ही विद्यार्थी आ रहे हैं, कहीं पर 30% ही विद्यार्थी आ रहे हैं। कुछ विद्यालयों में 60% तक की उपस्थिति रही है। तो ये चीजें चल रही है, तो इधर ध्यान देने की आवश्यकता है। सालभर गैंग में नकेल कस रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। बहुत तेजी से बहुत सारे गैंगों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं, पकड़े जा रहे हैं। एक साथ कई टीमें बनी हैं उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं अभी लिखा हुआ है कि सालवर गैंग में 12 से ज्यादा प्रतियोगी छात्र शामिल। प्रयागराज की बात है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन समेत कई परीक्षाओं में सालवर बैठाने वाले गैंग में 1 दर्जन प्रतियोगी छात्र भी शामिल हैं। ये सभी के सभी छात्र बिहार के रहने वाले। मैंने कई बार अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। जब भी सालवर गैंग की बात आती है कि बिहार के जो सालवर गैंग है वो यूपी की भी परीक्षा में सेंधमारी करते हैं। नीचे लिखा कि जेल भेजे जाने से पूर्व गिरोह के सरगना रेलवे प्रयागराज में कार्यरत टेक्नीशियन धनिकलाल मंडल, जो जिसकी कल गिरफ्तारी हुई थी, उसने कई गैंग के बारे में कई छात्रों के नाम भी उसने बताए हैं। ये एक मामला है। दूसरा मामला ये भी आज ही का है। योगी सरकार की कार्यप्रणाली देखिए आप लोग। और मास्टरमाइंड राजीव नयन ने 3 साल में खोली 7 कंपनी। सालवर गैंग की एकदम से कमर तोड़ने का प्रयास है। और 6 ग्रेटर नोएडा व 1 प्रयागराज में बनाया था कार्यालय। लाखों का किया वारा न्यारा कंपनियों के नाम है। ये राजीव नयन ने इतनी सारी कंपनियां बनाई थी। और कल के पेपर में जानकारी भी दी गई थी कि 1 करोड़ की जो संपत्ति है वो अटैच कर ली है सरकार ने। ईडी ने भी FIR दर्ज कर ली है। लिखा ARO सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण के जिस मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा उर्फ राहुल की 1.2 करोड़ की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच की, उसने महज 2 साल के भीतर ही 7 कंपनियां खोल डाली। इनका पंजीकृत कार्यालय ग्रेटर नोएडा व प्रयागराज में बनाया गया। साथ ही इनके जरिए लाखों रुपए का वारा नारा भी किया गया। 2017 से लेकर के 2020 के बीच का ये 7 कंपनियों में अलग अलग नाम से खोली गई और इन सभी कंपनियों को पार्टनरशिप में खोला गया।
इनमें से कई पार्टनर भी बनाए गए। हालांकि कंपनी में सभी पार्टनरों में सबसे ज्यादा शेयर राजीव नयन मिश्रा का ही था। 2017 से ही उसने इन कंपनियों के जरिए लाखों का वारा न्यारा शुरू किया। तो ये दूसरा मामला है। ये तीसरा मामला है जिसे आप देख सकते हैं, आज ही के पेपर है ये सब। जेल गए सोनू पर झूसी थाने में भी दर्ज है मुकदमा। नवाबगंज पुलिस ने एसएससी पुलिस भर्ती परीक्षा में साल भर बैठा करके परीक्षा पास कराने का ठेका लेने वाले गिरोह के सदस्य सोनू सिंह यादव निवासी कटरा कोडिहार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसके खिलाफ झूसी थाने में भी पुलिस भर्ती परीक्षा में साल भर बैठाने के मामले दर्ज हो चुके हैं। तो जिनको पकड़ा जाता है उन्हीं से पूछा जाता है कि और कौन कौन बैठता है, किसके किसके नाम है, फिर उनकी जांच करती है चुपचाप पुलिस और फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है। अभी और भी बहुत सारे नाम का खुलासा हो सकता है। सोनू मुख्य रूप से ये ठेकेदार था। ये लिखा एसएससी समेत अन्य परीक्षाओं में साल भर बैठा करके परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थी को खोज करके लाता था और लाखों रुपए लिया करता था। आज के अखबार में ऐसी बहुत सारी अलग अलग सूचना है, कई गैंग्स के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ अन्य खबरें भी देख लेते हैं। जैसे लिखा फिर भी सोने से चमकी विनेश। कल विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई। थोड़ा सा वजन उनका ज्यादा था और उसको लेकर के बहुत निराशा रही पूरे देश में कि क्या कुछ हो सकता था। अंतिम समय में इस तरीके की बहुत सारी बातें होती रही, ऐसा होता भी है, लगता भी है। मनु भाकर वापस लौट आई हैं, इसको लेकर के भी सूचनाएं। और आज निगाहें रहेंगी नीरज चोपड़ा पे। लिखा है चैंपियन नीरज आज फेंक जहां तक भाला जाए। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंक करके अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ा संदेश दिया है। आधे तो टूट गए होंगे, कितनी दूर फेंका है, जो 86-80 के आसपास रहते हैं। पहले भी उनका हौसला पस्त कर दिया। जैसे तेंदुलकर जब जाते थे बैटिंग करने के लिए तो वो जितना भी खराब बहुत तगड़ा अगर कोई आता था बॉलर तो सबसे पहले उसकी बॉल पर चौका छक्का मारने की कोशिश करते थे कि उसको मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए। शुरुआत में ये तेंदुलकर की कोशिश रहती थी और वही चीजें यहाँ पर भी हैं। लिखा हुआ है कि कड़ा संदेश दिया पर मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को बृहस्पतिवार को भारतीय खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये मशहूर पंक्तियां दोनों ओर लिखा हो, भारत का सिक्का वही उछाला जाए, फेंक जहां तक भाला जहां तक जाए। और कि 3 भारतीय जीत चुके हैं 2 ओलंपिक पदक यानी व्यक्तिगत ओलंपिक पदक। आज ये मैच है और निश्चित तौर पर पूरी उम्मीद है देश को कि आज पदक भारत आए। यूनुस आज संभालेंगे बांग्लादेश की कमान, अर्थशास्त्री हैं। लिखा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आज शपथ लेगी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गुरुवार को शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा ने यह जानकारी दी है। जनरल वकार ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार गुरुवार को रात 8 बजे शपथ ले सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं। तो इस समय बांग्लादेश में अफरा तफरी, भारत के यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर पाकिस्तान है, नीचे श्रीलंका है और थोड़ा सा ऊपर इधर जाएंगे तो आपको अफगानिस्तान दिखाई देगा, इधर चीन वगैरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर लोकतंत्र वगैरह के बारे में देख सकते हैं क्या स्थिति है। और जिनको भी भारतीय होने पर गर्व है वो लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कमेंट करें, जिन्हें भी भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति और भारतीय होने पर गर्व है। अंतिम सूचना है यहाँ से, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक विज्ञापन छपवाया है। लिखा है 5 साल में होंगी कुल 4 लाख भर्तियां। वर्तमान वर्ष में सरकारी पदों पर 1 लाख से अधिक भर्तियां। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव जीतने के लिए, तो इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करते हैं भर्तियों की। लेकिन जो अन्य राज्य हैं वो समझ गए हैं कि लोकसभा का मुद्दा रहा है वो क्या रहा है और इसलिए वो भर्तियों में बदलाव भी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बताया इन्होंने कि भर्तियां अब तक कौन कौन सी हो चुकी हैं, कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं। इसी क्रम में राजस्थान से कल ही सीईटी के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था। जैसे यूपी में पीईटी होता है ना, वैसे ही राजस्थान में सीईटी होता है। और यहाँ पर लिखा है कि 9 तारीख से आवेदन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पात्रता के लिए कम से कम 40% अंक लाना जरूरी। इसी तरीके से यूपी में भी होना चाहिए, जब पीईटी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसे राजस्थान में। लिखा चयन बोर्ड ने सीईटी स्नातक लेवल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीईटी के 9 अगस्त से 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। परीक्षा 25 से लेकर 28 सितंबर तक होगी। परीक्षा के 1 से अधिक चरण होने पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब सीईटी में पटवारी भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती सहित 3 नई भर्तियां जोड़ी जाएंगी। अब 11 भर्तियों के लिए यह परीक्षा होगी। परिणाम के बाद में भर्ती का अलग से विज्ञापन जारी होगा, जैसे यूपी में होता है मेंस। अब की पात्रता को लेकर के नया प्रावधान लागू होगा। 11 भर्तियों के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनके सीईटी में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों। SC ST को 5% छूट दी गई हो, या ये पकड़ा दीजिएगा इस बार जाइएगा वहां पर टीका भवन, तो क्योंकि बोला करते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, स्पेशल वैकेंसीज होती हैं उसमें क्या होगा, तो उनको ये दिखा दीजिएगा कि अन्य राज्यों में इस तरीके का नियम चल रहा है तो वही यहाँ पर भी कर दीजिए। ये देखिए, और लिखा कि सीटी में कम से कम 40% प्राप्त किए हो। SC ST को छूट दे दीजिए। और क्या, यह समय समय पर विभिन्न भर्तियों में अपने हिसाब से छूट दे दीजिए। कौन कौन सी भर्तियां होंगी, देखिए
जब सीईटी का एग्जाम हो रहा है उसके पहले बता भी दिया गया कि ये भर्तियां आएंगी। यहाँ तो कुछ नहीं पता रहता है। वो भी बताया जा रहा है कि बिहार की भर्ती में भी अब आप लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए 50% आरक्षण कोटे पर ही बिहार सरकार तैयार है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले पर सरकार को हरी झंडी नहीं। बताया जा रहा है कि कुछ मामले रुक गए थे आरक्षण को लेकर के, क्योंकि वहां पर आरक्षण बढ़ा दिया गया था, बाद में कोर्ट के द्वारा उसे रोक दिया गया। जो 65% आरक्षण था उसको अब फिर से 50% कर दिया गया है। और अब सरकार जो है भर्तियां शुरू करेगी तेजी से। जितने पेंडिंग रिजल्ट वगैरह हैं, सारे जो रिजल्ट हैं वो जारी होंगे। अब नया रोस्टर बनेगा, जो भर्तियों का विज्ञापन जारी होना था किस आरक्षण पर जारी होगा, इसको लेकर के बहुत दुविधा थी। तो अब ये सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो गई हैं। और बताया जा रहा है कि बिहार की भर्तियों में जो थोड़ा सा प्रक्रिया धीमी हो गई थी वो अब तेज हो जाएगी। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।